नमस्कार। आज हम केएनएम पर बात करने वाले हैं जिसे नाइम कहते हैं। सुना है ये डेटा एनालिसिस की दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है, हाँ, बिल्कुल। खासकर उनके लिए जो शायद कोडिंग में उतने सहज नहीं है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी केएनएम को मतलब ठीक से समझने की, ये क्या है, कैसे काम करता है वगैरह। बिल्कुल। केएनएम, इसका पूरा नाम है कॉन्स्टेंस इन्फॉर्मेशन माइनर। ये जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ कॉन्स्टेंस में शुरू हुआ था अच्छा। और अब एक कंपनी है केएनएम एजी जो इसे देखती है। फंडा ये था कि डेटा साइंस को मतलब ज्यादा लोगों के लिए आसान बनाया जाए, विजुअल तरीके से। तो मतलब कोड लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, काफी हद तक। आप डेटा को समझ सकते हैं, उसे साफ कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, फिर रिपोर्ट वगैरह बना सकते हैं। और ये सब माउस से क्लिक करके। हाँ, इसका जो ग्राफिकल इंटरफेस है वो ड्रैग एंड ड्रॉप पर चलता है। आप ब्लॉक्स खींचते हैं, उन्हें जोड़ते हैं और काम हो जाता है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। इसकी और क्या खासियतें हैं? कहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात, ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब फ्री। हाँ, इस्तेमाल करने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता। तो स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, छोटी टीमों के लिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ये तो बड़ा प्लस पॉइंट है। और इसकी कम्युनिटी भी काफ़ी बड़ी है जो इसमें योगदान देती रहती है। दूसरा है इसका मॉड्यूलर वर्कफ्लो। मॉड्यूलर वर्कफ्लो वो क्या होता है? मतलब आप छोटे-छोटे स्टेप्स, जिन्हें ये नोड्स कहते हैं, उनको जोड़कर पूरी एनालिसिस पाइपलाइन बनाते हैं। हर नोड एक छोटा स्पेसिफिक काम करता है। जैसे डेटा रीड करना या। फिल्टर करना। बिल्कुल। इससे ना बड़े से बड़ा काम भी छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बढ़ जाता है। और फिर नोड्स की लाइब्रेरी है बहुत बड़ी। मतलब बने बनाए टूल्स। हाँ, हजारों नोड्स हैं। डेटा क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, मशीन लर्निंग, विजुअलाइजेशन, लगभग हर चीज के लिए। वाह। और क्या ये दूसरे टूल्स के साथ भी काम करता है, जैसे पाइथन या आर? हाँ, ये भी इसकी एक बड़ी ताकत है। ये डेटाबेस से तो जुड़ता ही है, आर और पाइथन के साथ भी इंटीग्रेट हो जाता है। अच्छा, तो मतलब मैं अपने किनाइन वर्कफ्लो में पाइथन कोड चला सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल। आप पाइथन स्क्रिप्ट नोड या आर स्निपेट नोड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत फ्लेक्सिबल है और स्केलेबल भी है। स्केलेबल मतलब? छोटे डेटा सेट से लेकर बहुत बड़े डेटा सेट तक ये हैंडल कर लेता है। और इसमें ऑटोमेशन की क्षमताएं भी हैं। ऑटोमेशन मतलब काम अपने आप हो जाना? हाँ, जो काम बार बार करने होते हैं उन्हें आप ऑटोमेट कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। मैंने सुना था इसके 2 वर्जन आते हैं। हाँ, मेनली दो हैं। एक है कनाइम एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। ये डेस्कटॉप वर्जन है, फ्री है, इंडिविजुअल यूजर्स या छोटी टीमों के लिए परफेक्ट है। और दूसरा? दूसरा है कनाइम सर्वर। ये पेड है, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। इसमें टीम कोलैबोरेशन, ज्यादा ऑटोमेशन, डिप्लॉयमेंट के एडवांस्ड फीचर्स होते हैं। ज्यादातर लोग एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म से ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को शुरू करना हो तो क्या मुश्किल है इसे इंस्टॉल करना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत सीधा है। KNIM की वेबसाइट है knime.com। वहां जाएं, एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म चुनें। और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड कर लें, विंडोज, मैक, लिनक्स। हाँ, बस डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, जैसे कोई भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे ही। ओके। और इंस्टॉल करने के बाद जब पहली बार खोलते हैं तो स्क्रीन पर क्या दिखता है? आपको दिखता है K9 वर्कबेंच। ये इसका मेन वर्किंग एरिया है। इसमें कई पैनल्स होते हैं। जैसे? एक होता है K9 एक्सप्लोरर। ये एक तरह का फाइल मैनेजर है, जहां आपके सारे वर्कफ्लो और प्रोजेक्ट्स दिखते हैं। ठीक है। फिर बीच में सबसे बड़ा एरिया होता है वर्कफ्लो एडिटर। ये आपका कैनवस है, जहां आप नोड्स को ड्रैग करके अपना फ्लो बनाते हैं। और नोड्स कहाँ से लाते हैं? उसके लिए है नोड रिपोजिटरी। ये एक पैनल है जिसमें सारे अवेलेबल नोड्स लिस्टेड होते हैं, कैटेगरी वाइज। आप यहां से खींचकर एडिटर पर डालते हैं। समझ गई। और क्या होता है? नीचे एक कंसोल होता है। जब आप वर्कफ्लो चलाते हैं तो यहाँ मैसेजेस आते हैं कि सब ठीक चल रहा है या कोई एरर है। हम्म। एक आउटलाइन व्यू भी होता है, जो बड़े वर्कफ्लो का छोटा नक्शा दिखाता है। और जब आप किसी नोड को सेलेक्ट करते हैं तो नोड डिस्क्रिप्शन पैनल में उसकी जानकारी दिखती है कि वो क्या करता है। तो मतलब एक्सप्लोरर फाइलें मैनेज करता है, एडिटर में डिजाइन बनता है, रिपोजिटरी से टूल मिलते हैं, कंसोल फीडबैक देता है। काफी ऑर्गेनाइज्ड लगता है। हाँ, बिल्कुल। शुरू में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर आदत पड़ जाती है जल्दी। एक वर्कफ्लो कोच भी है जो नए यूजर्स की मदद कर सकता है। वो क्या करता है? वो आपके पिछले स्टेप्स के आधार पर बताता है कि अगला नोड कौन सा इस्तेमाल हो सकता है। एक तरह का सुझाव। अच्छा, चलिए अब कुछ बेसिक टर्म समझ लेते हैं। सबसे पहले नोड। नोड आप बार बार कह रहे हैं, नोड ये है क्या आखिर? नोड सोनोटबी काइम की ईंट है। हर एक नोड एक खास काम के लिए बना है। जैसे एक नोड फाइल पढ़ेगा, दूसरा डेटा को सॉर्ट करेगा, तीसरा शायद कोई चार्ट बनाएगा। ओके। और ये ईंटें जुड़ती कैसे हैं? हर नोड पर छोटे डॉट्स होते हैं, जिन्हें पोर्ट कहते हैं।
डेटा एक नोड के आउटपुट पोर्ट से निकलकर अगले नोड के इनपुट पोर्ट में जाता है। और इनको जोड़ने वाली लाइन को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं कनेक्टर्स। ये लाइनें दिखाती हैं कि डेटा किस दिशा में बह रहा है। तो बहुत सारे नोड्स को कनेक्टर से जोड़ने पर बन जाता है वर्कफ्लो। बिल्कुल, ये वर्कफ्लो ही आपकी पूरी एनालिसिस प्रोसेस का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, शुरू से आखिर तक। और डेटा किस शक्ल में होता है काइम में? आमतौर पर डेटा टेबल के रूप में, मतलब जैसे एक्सेल शीट होती है ना, रो और कॉलम वाली, वैसी ही टेबल। नोड्स इन्हीं टेबल्स पर काम करते हैं। अच्छा, एक और टर्म सुना था, मेटा नोड। इसका क्या मतलब है? मेटानोड एक तरह का कंटेनर है। हाँ, मान लीजिए आपके वर्कफ्लो का एक हिस्सा बहुत बड़ा हो गया है। हाँ, उसमें 10-15 नोड्स हैं जो मिलकर कोई एक लॉजिकल काम कर रहे हैं। हाँ। तो आप उन सभी नोड्स को सेलेक्ट करके एक मेटा नोड में डाल सकते हैं। इससे आपका मेन वर्कफ्लो साफ सुथरा दिखेगा। बस एक बॉक्स दिखेगा उन 10-15 नोड्स की जगह। और क्या इसका कोई और फायदा है? हाँ, आप इस मेटा नोड को कॉपी करके दूसरे वर्कफ्लोज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। ये तो बढ़िया फीचर है, खासकर कॉम्प्लेक्स कामों के लिए। अच्छा, और वेरिएबल, इनका क्या रोल है? वेरिएबल्स का इस्तेमाल होता है वर्कफ्लो में वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको किसी फाइल का पाथ बार बार इस्तेमाल करना है या कोई कट ऑफ वैल्यू सेट करनी है, हाँ। तो आप उसे एक वेरिएबल में डाल सकते हैं। फिर वर्कफ्लो में जहां भी जरूरत हो उस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। इससे बाद में बदलाव करना आसान हो जाता है। ओके, समझ गई। और ये सब किस कॉन्सेप्ट पर काम करता है? डेटा फ्लो। हाँ, मतलब डेटा कैसे एक नोड से दूसरे में बहता है, प्रोसेस होता है, बदलता है, यही डेटा फ्लो है। आखिर में एक टर्म है वर्कस्पेस। वर्कस्पेस। ये बस आपके कंप्यूटर पर एक फोल्डर होता है जहां कायम आपके सारे वर्कफ्लोज, डेटा फाइल्स, सेटिंग्स वगैरह सेव करता है। आप चाहे तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग वर्कस्पेस बना सकते हैं। ठीक है, तो अब बेसिक चीजें समझ आ गई हैं। अब मान लीजिए मुझे एक नया वर्कफ्लो बनाना है, कैसे शुरू करूं? बहुत आसान है। काइम में ऊपर फाइल मेनू में जाएं, वहां न्यू पर क्लिक करें और न्यू काइम वर्कफ्लो चुनें। ओके, एक खाली स्क्रीन आ जाएगी। हाँ, वर्कफ्लो एडिटर खुल जाएगा बिल्कुल खाली। अब आपको जो भी पहला काम करना है, जैसे मान लीजिए CSV फाइल पढ़नी है, हाँ, तो आप नोड रिपोजिटरी में जाएं, वहां सर्च करें CSV रीडर। जब वो नोड मिल जाए, उसे माउस से पकड़कर एडिटर पर खींच लाएं। ठीक है, नोड आ गया। अब शायद आपको एक और नोड चाहिए। मान लीजिए डेटा को सॉर्ट करने के लिए सॉर्टर नोड, उसे भी खींच लाएं। अब CSV रीडर के आउटपुट पोर्ट को सॉर्टर के इनपुट पोर्ट से कनेक्टर से जोड़ दें। ओके, मतलब माउस से ड्रैग करके कनेक्शन बना देना है। बिल्कुल। अब हर नोड को कॉन्फ़िगर करना होगा। जैसे CSV रीडर पर डबल क्लिक करें, वो पूछेगा कि कौन सी CSV फाइल पढ़नी है, फाइल का पाथ बता दें और दूसरी सेटिंग्स देख लें। और सॉर्टर नोड को बताना होगा कि किस कॉलम के हिसाब से सॉर्ट करना है। सही कहा। जब सारे नोड्स कॉन्फ़िगर हो जाएं, तो आप टूल बार पर बने हरे प्ले बटन जैसे एग्जीक्यूट बटन को दबाकर पूरा वर्कफ्लो चला सकते हैं। और पता कैसे चलेगा कि सब ठीक चला? हर नोड के नीचे एक छोटी सी लाइट होती है। अगर नोड सही से चल गया तो वो हरी हो जाएगी, अगर कोई एरर आया तो लाल हो जाएगी। पीली मतलब कोई वार्निंग है। हाँ, और इसे सेव कैसे करते हैं? या किसी और को भेजना हो तो? सेव करने के लिए बस फाइल मेनू से सेव करें। अगर किसी और को भेजना है या बैकअप लेना है तो फाइल एक्सपोर्ट KNIM वर्कफ्लो करें। इससे .knw फाइल बन जाएगी। .knwf। हाँ, अगर आप वर्कफ्लो के साथ डेटा भी भेजना चाहते हैं तो .kanar फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करते हैं। कोई भी जिसके पास KNIM एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है, वो इन फाइलों को इंपोर्ट करके खोल सकता है। और अपने वर्कफ्लोज को मैनेज करने के लिए आप KNIM एक्सप्लोरर में फोल्डर बना सकते हैं, जैसे आप अपने कंप्यूटर पर बनाते हैं। वर्कफ्लोज को नाम दे सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सब कुछ वहीं से मैनेज होता है। चलिए, अब थोड़ा डेटा हैंडलिंग पर आते हैं। एनालिसिस के लिए डेटा लाना पहली जरूरत है। KNIM कहां-कहां से डेटा ला सकता है? ये KNIM की एक बहुत बड़ी खूबी है। आजकल डेटा कहीं भी हो सकता है और KNIM लगभग हर जगह से कनेक्ट हो सकता है। सबसे कॉमन है फाइलें, जैसे CSV, Excel, हाँ, CSV टेक्स्ट फाइल्स, Excel फाइल्स, चाहे उसमें एक शीट हो या कई। JSON, XML, PDF, वर्ड डॉक्यूमेंट से भी टेक्स्ट निकाल सकता है। यहाँ तक कि इमेज और नेटवर्क डेटा के लिए भी नोड्स हैं। सिर्फ फाइलें डेटाबेस से नहीं जुड़ सकता? बिल्कुल जुड़ सकता है। MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, SQLite, लगभग सभी पॉपुलर डेटाबेस से।
इसके लिए ये JDBC का इस्तेमाल करता है, जो एक स्टैंडर्ड तरीका है। आपको बस सही कनेक्टर नोड इस्तेमाल करना है और कनेक्शन डिटेल्स देनी है। अच्छा, और इनके अलावा क्लाउड से? हाँ, क्लाउड स्टोरेज जैसे Amazon S3, गूगल क्लाउड स्टोरेज, Azure ब्लॉब स्टोरेज से कनेक्ट हो सकता है। वेब API से भी डेटा ला सकता है, जैसे ट्विटर API या Salesforce, गूगल शीट्स और शेयरपॉइंट से भी कनेक्शन बन जाता है। वाह, मतलब डेटा सोर्स की तो कोई कमी नहीं। बिल्कुल, हर तरह के सोर्स के लिए स्पेसिफिक रीडर या कनेक्टर नोड्स मौजूद हैं, जैसे फाइल रीडर, एक्सेल रीडर, DB कनेक्टर, गूगल शीट्स कनेक्टर, रेस्ट क्लाइंट वगैरह। ठीक है, डेटा आ गया, पर डेटा अक्सर परफेक्ट नहीं होता, उसमें गलतियां होती हैं, खाली जगह होती हैं। इसे साफ करने या तैयार करने में काइम कैसे मदद करता है? हाँ, डेटा प्रिपरेशन या डेटा व्रैंगलिंग काइम का बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। सबसे पहले आप डेटा को एक्सप्लोर कर सकते हैं। डेटा एक्सप्लोरर जैसा नोड आपको फटाफट बता देगा कि डेटा में क्या है, कितने रो हैं, कितने कॉलम हैं, हर कॉलम में किस तरह की वैल्यूज हैं, कितने मिसिंग हैं वगैरह। अच्छा, एक ओवरव्यू मिल जाता है। हाँ, फिर सफाई के लिए जैसे मिसिंग वैल्यूज हैं, आप उन्हें हटा सकते हैं या उनकी जगह कोई मीन, मीडियन या कोई फिक्स्ड वैल्यू भर सकते हैं। इसके लिए मिसिंग वैल्यू नोड है। और डुप्लीकेट एंट्रीज? डुप्लीकेट रोज को ढूंढने और हटाने के लिए डुप्लीकेट रो फिल्टर नोड है। बहुत आसान। और अगर मुझे कुछ कॉलम्स चाहिए ही नहीं या कॉलम्स को अलग करना हो? अनावश्यक कॉलम हटाने के लिए कॉलम फिल्टर नोड है। आप चुन सकते हैं कि कौन से रखने हैं या कौन से हटाने हैं। अगर एक टेबल के कॉलम्स को 2 अलग-अलग टेबल में बांटना है, तो कॉलम स्प्लिटर नोड काम आता है। ठीक है, और डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जैसे कोई कैलकुलेशन करनी हो? हाँ, बिल्कुल। नया कॉलम बनाने के लिए कई तरीके हैं। अगर कोई गणितीय गणना करनी है, जैसे 2 कॉलम को जोड़ना है या किसी का स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैथ फॉर्मूला नोड है। और टेक्स्ट डेटा के लिए? टेक्स्ट पर काम करने के लिए स्ट्रिंग मैनिपुलेशन नोड है, जैसे टेक्स्ट को लोअर केस या अपर केस करना, खाली स्पेस हटाना, टेक्स्ट का कोई हिस्सा निकालना या कुछ ढूंढकर बदलना। बहुत सारे फंक्शंस हैं इसमें। ग्रुपिंग और समराइजेशन के बारे में बताएं, जैसे मुझे हर कैटेगरी की औसत बिक्री निकालनी हो। इसके लिए ग्रुप बाय नोड जबरदस्त है। आप बता सकते हैं कि किस कॉलम के आधार पर ग्रुप बनाना है, जैसे कैटेगरी कॉलम। फिर आप बता सकते हैं कि हर ग्रुप के लिए क्या कैलकुलेट करना है, जैसे सेल्स कॉलम का औसत या कुल संख्या। ये तो बहुत काम का लग रहा है। हाँ, ये डेटा को समराइज करने के लिए बहुत इस्तेमाल होता है। एक और पावरफुल नोड है रूल इंजन। इससे आप अपने नियम लिख सकते हैं। नियम? कैसे नियम? जैसे आप लिख सकते हैं, अगर सेल्स कॉलम की वैल्यू 1000 से ज्यादा है, तो नए कैटेगरी कॉलम में हाई लिखो, वरना लो लिखो। इस तरह के इफ देन एल्स लॉजिक आप बना सकते हैं। अच्छा, कंडीशनल बदलावों के लिए। हाँ, ये डेटा क्लीनिंग, फीचर इंजीनियरिंग में बहुत काम आता है। ये तो डेटा तैयारी के काफी सारे टूल्स हो गए। क्या ये और भी जटिल काम, जैसे 2 टेबल्स को मिलाना, कर सकता है? हाँ, बिल्कुल। K9 जॉइनिंग ऑपरेशंस जैसे SQL में जॉइन होता है, कर सकता है। अलग-अलग टेबल से डेटा को मिला सकता है। पिवटिंग और अनपिवटिंग भी कर सकता है, मतलब टेबल के स्ट्रक्चर को बदलना, वाइड से लॉन्ग फॉर्मेट या उल्टा। डेटा सैंपलिंग कर सकता है, यानी बड़े डेटा में से एक छोटा सैंपल निकालना। नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग कर सकता है, जो मशीन लर्निंग के लिए जरूरी होता है। और यहाँ तक कि बेसिक टेक्स्ट माइनिंग और NLP फंक्शंस भी हैं, टेक्स्ट डेटा को प्रोसेस करने के लिए। वाकई लगता है डेटा प्रिपरेशन के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी हद तक ये इस मामले में बहुत कंप्लीट है। चलिए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आजकल बिग डेटा और मशीन लर्निंग की बहुत बात होती है। क्या काइम इन एरियाज में भी कुछ कर सकता है? हाँ, ये सिर्फ छोटे डेटा के लिए नहीं है। K9 बिग डेटा इकोसिस्टम के साथ अच्छी तरह इंटीग्रेट होता है। आप हडूप क्लस्टर HDFS से सीधे कनेक्ट कर सकते हैं, अपाची स्पार्क पे प्रोसेसिंग कर सकते हैं, हाइव क्वेरी चला सकते हैं। अच्छा, तो ये हडूप और स्पार्क के साथ काम करता है। हाँ, इनके लिए खास कनेक्टर्स और नोड्स हैं। आप स्पार्क SQL चला सकते हैं, स्पार्क MLlib के एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं, सब K9 के अंदर से ही। और जैसा पहले बताया, क्लाउड स्टोरेज S3, गूगल क्लाउड, Azure से भी जुड़ जाता है, जो बिग डेटा के लिए कॉमन है। लेकिन सिर्फ कनेक्ट होना काफी नहीं होता। इतने बड़े डेटा को प्रोसेस करना तो मुश्किल होगा। हाँ, ये एक चैलेंज है। K9 इसे कई तरीकों से हैंडल करता है। एक तो डेटा सैम्पलिंग है, जो हमने पहले डिस्कस किया। हाँ, छोटे हिस्से पर काम करना। दूसरा है डेटा चंकिंग या इटरेशन, मतलब डेटा को छोटे छोटे बैचेस में प्रोसेस करना, ताकि एक बार में सारी मेमोरी ना भर जाए।
लूप्स की तरह। हाँ, क्राइम में लूप्स बना सकते हैं जो डेटा के चंक्स पर बारी-बारी से काम करते हैं। लेकिन सबसे एफिशिएंट तरीका अक्सर इन डेटाबेस प्रोसेसिंग होता है। इन डेटाबेस प्रोसेसिंग। अच्छा, तो काइन खुद प्रोसेसिंग करने के बजाय इंस्ट्रक्शंस को डेटाबेस या स्पार्क क्लस्टर को भेज देता है कि ये काम वहीं कर दो। अच्छा, तो डेटा को कायम में लाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, डेटा जहां है वहीं प्रोसेस होता है। इससे नेटवर्क पर डेटा मूवमेंट बचता है जो बहुत टाइम लेता है और महंगा हो सकता है। ये बिग डेटा के लिए बहुत जरूरी है। और क्या ये पैरेलल प्रोसेसिंग भी कर सकता है? हाँ, काइम पैरेलल एग्जीक्यूशन को सपोर्ट करता है। ये आपके कंप्यूटर के मल्टीपल कोर का फायदा उठा सकता है। काइम सह के साथ ये काम को कई मशीनों में भी बांट सकता है। ये स्केलेबल है। मतलब परफॉर्मेंस बढ़ाई जा सकती है। हाँ, जैसे जैसे डेटा बढ़ता है आप और रिसोर्सेज जोड़कर परफॉर्मेंस मेंटेन रख सकते हैं या सुधार सकते हैं। तो ये सिर्फ डेटा प्रेपरेशन टूल नहीं, बल्कि एक पूरा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है। मशीन लर्निंग का क्या, मॉडल वगैरह बना सकते हैं इसमें? हाँ बिल्कुल, क्लाइम मशीन लर्निंग की पूरी लाइफ साइकिल को कवर करता है। डेटा तैयारी के बाद आप फीचर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, फीचर सिलेक्शन कर सकते हैं, यानी मॉडल के लिए बेस्ट इनपुट चुनना। और फिर मॉडल ट्रेनिंग? हाँ, मॉडल ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम के नोड्स हैं। डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, ग्रेडियंट बूस्टिंग, एसवीएम, न्यूरल नेटवर्क्स, लिनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, क्लस्टरिंग के लिए के मीन्स, डीबी स्कैन। लिस्ट काफी लंबी है। वाह, ये तो काफी सारे ऑप्शंस हैं। और मॉडल बनाने के बाद उसे टेस्ट कैसे करते हैं? उसके लिए भी नोड्स हैं। मॉडल इवैल्यूएशन के लिए स्कोरर नोड है जो आपको एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिकॉल, F1 स्कोर, आरओसी कर्व जैसे मैट्रिक्स देता है। आप क्रॉस वैलिडेशन कर सकते हैं ताकि ये पक्का हो कि मॉडल नए डेटा पर भी अच्छा परफॉर्म करेगा। और मॉडल को और बेहतर बनाने के लिए? हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी लूप्स हैं जो अलग-अलग सेटिंग्स ट्राई करके बेस्ट पैरामीटर्स ढूंढते हैं। एंसेंबल लर्निंग के नोड्स भी हैं जो कई मॉडल्स को मिलाकर बेहतर रिजल्ट देते हैं। तो मतलब पूरा मशीन लर्निंग वर्कफ्लो Knaim में बन सकता है बिना कोड लिखे? हाँ, ज्यादातर कॉमन एमएल टास्क के लिए ये संभव है और जहां जरूरत हो आप पाइथन या आर नोड से कस्टम कोड भी डाल सकते हैं। ये तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए बहुत पावरफुल लगता है। हाँ, ये क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, एनोमली डिटेक्शन, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, टेक्स्ट माइनिंग, इन सब कामों में सक्षम है। अच्छा, अब एनालिसिस हो गया, मॉडल बन गया, नतीजों को समझना और दूसरों को दिखाना भी जरूरी है। विजुअलाइजेशन के लिए क्या है Knaim में? क्नाइम में विजुअलाइजेशन के लिए भी काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। बेसिक चार्ट्स जैसे स्कैटर प्लॉट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, हीट मैप बनाने के लिए डेडिकेटेड नोड्स हैं। क्या ये चार्ट्स स्टैटिक होते हैं या इंटरैक्टिव? ज्यादातर नए विजुअलाइजेशन नोड्स जावास्क्रिप्ट बेस्ड हैं और इंटरैक्टिव होते हैं। आप चार्ट पर जूम कर सकते हैं, पैन कर सकते हैं, डेटा पॉइंट्स पर होवर करके डिटेल्स देख सकते हैं, पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं। और क्या हम चार्ट्स का लुक बदल सकते हैं, रंग, साइज वगैरह? हाँ, काफी हद तक कस्टमाइजेशन संभव है। आप टाइटल्स, लेबल्स, कलर्स, साइज वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने सुना है इससे डैशबोर्ड भी बन जाते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही पावरफुल फीचर है। आप नाइम एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म में या नाइम सर्वर के वेब पोर्टल पर इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं। डैशबोर्ड में क्या-क्या हो सकता है? आप कई सारे चार्ट्स, टेबल्स, टेक्स्ट, इमेजेस को एक साथ अरेंज कर सकते हैं। साथ में फिल्टर्स, बटन्स, स्लाइडर्स जैसे कंट्रोल भी डाल सकते हैं। यूजर इन कंट्रोल से इंटरैक्ट करके डैशबोर्ड के व्यू को रियल टाइम में बदल सकता है। तो मतलब मैं एक रिपोर्ट बना सकती हूँ जहाँ यूजर खुद डेटा को एक्सप्लोर कर सके। बिल्कुल, ये डेटा स्टोरी टेलिंग और बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए बहुत उपयोगी है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आखिरी पड़ाव पर आते हैं। हमने वर्कफ्लो बनाया, मॉडल ट्रेन किया, विजुअलाइजेशन भी देख लिया। अब इस मॉडल को असल में इस्तेमाल में कैसे लाएं? डिप्लॉयमेंट का क्या सीन है? डिप्लॉयमेंट के लिए भी क्नाइम कई रास्ते देता है। एक तरीका है कि आप ट्रेन किए हुए मॉडल को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर दें, जैसे PMML, प्रेडिक्टिव मॉडल मार्कअप लैंग्वेज। PMML? हाँ, ये एक XML बेस्ड स्टैंडर्ड है। कई दूसरे सिस्टम्स PMML मॉडल को इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्नाइम में बना मॉडल कहीं और डिप्लॉय हो सकता है। और अगर Knaim इकोसिस्टम में ही रहना हो तो क्नाइम सर्वर बहुत काम आता है। आप अपने पूरे वर्कफ्लो को, जिसमें मॉडल ट्रेनिंग और प्रेडिक्शन दोनों हो सकते हैं, सर्वर पर डिप्लॉय कर सकते हैं एक रेस्टफुल वेब सर्विस के तौर पर। वेब सर्विस मतलब?
मतलब कोई दूसरी एप्लीकेशन जैसे कोई वेबसाइट या मोबाइल ऐप एक एपीआई कॉल करके आपके कायम वर्कफ्लो को ट्रिगर कर सकती है, उसे डेटा भेज सकती है और उससे रियल टाइम में प्रेडिक्शन या रिजल्ट वापस ले सकती है। ये तो प्रोडक्शन के लिए काफी अच्छा है। और बैच प्रोसेसिंग, मतलब रोजाना नए डेटा पर चलाना हो तो? हाँ, आप वर्कफ्लोज को बैच मोड में चलाने के लिए शेड्यूल कर सकते हैं। कायम सर्वर पर यह आसानी से हो जाता है। वो रोज रात को या हर घंटे चलेगा, नए डेटा को प्रोसेस करेगा और नतीजों को डेटाबेस में लिख देगा या रिपोर्ट भेज देगा। और डेटाबेस इंटीग्रेशन का क्या मतलब था? कुछ डेटाबेस में इन डेटाबेस एनालिटिक्स की क्षमता होती है। कायम इसका फायदा उठाकर मॉडल स्कोरिंग का काम सीधे डेटाबेस के अंदर ही करवा सकता है। अच्छा, अब ऑटोमेशन और रिपोर्टिंग की बात कर लेते हैं। जो काम बार बार होते हैं उन्हें ऑटोमेट कैसे करें? वर्कफ्लो ऑटोमेशन कायम की कोर कैपेबिलिटी है। जैसा मैंने कहा, कायम सर्वर का इस्तेमाल करके आप वर्कफ्लोज को बहुत आसानी से शेड्यूल कर सकते हैं। आप तय कर सकते हैं कि वर्कफ्लो कब चले, किसी तय समय पर या किसी इवेंट के होने पर, जैसे S3 बकेट में नई फाइल आने पर। और रिपोर्ट्स कैसे बनती हैं? कायम का अपना रिपोर्टिंग एक्सटेंशन है। आप वर्कफ्लो के अंदर ही एक रिपोर्ट डिजाइन कर सकते हैं जिसमें टेक्स्ट, टेबल्स, वो इंटरैक्टिव चार्ट्स जो हमने डिस्कस किए, सब कुछ डाल सकते हैं। और ये रिपोर्ट्स बनेंगी कैसे? आप वर्कफ्लो को ऐसे सेट कर सकते हैं कि वो चलने के बाद अपने आप ये रिपोर्ट बना दे। आप इसे पीडीएफ, पावरपॉइंट, वर्ड या एचटीएमएल फॉर्मेट में बनवा सकते हैं। और डेटा एक्सपोर्ट? हाँ, आप फाइनल नतीजों को सीएसवी, एक्सेल या किसी डेटाबेस टेबल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो वर्कफ्लो पूरा होने पर या एरर आने पर ईमेल नोटिफिकेशन भेजने के लिए भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो KNIM एक बहुत ही वर्सेटाइल किस्म का टूल लगता है। डेटा लाने से लेकर उसे साफ करने, मॉडल बनाने, बिग डेटा संभालने और फिर नतीजों को दिखाने और डिप्लॉय करने तक, सब कुछ एक ही जगह पर। हाँ, बिल्कुल। और इसका जो विजुअल नोट बेस्ड तरीका है, वो इसे खास बनाता है। ये कोडिंग बैरियर को काफी हद तक कम कर देता है। तो ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो डेटा साइंटिस्ट नहीं है पर डेटा के साथ काम करना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। बिजनेस एनालिस्ट्स, रिसर्चर्स और यहाँ तक कि स्टूडेंट्स भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके लिए भी इसमें काफी गहराई है। बिल्कुल। तो ये थी हमारी KNIM पर एक गहरी चर्चा। उम्मीद है सुनने वालों को एक अच्छा ओवरव्यू मिला होगा। हाँ, और जाते जाते एक विचार छोड़ जाता हूँ। KNIM जैसे पावरफुल और आसान लगने वाले टूल के साथ ये सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम हर स्टेप पर सही चुनाव कर रहे हैं या नहीं। क्या हम डेटा की क्वालिटी पर ध्यान दे रहे हैं? क्या हम किसी काम के लिए सिर्फ इसलिए कोई नोट इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो आसान लगता है, या इसलिए कि वो उस खास प्रॉब्लम के लिए वाकई सबसे सही है? सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना काफ़ी नहीं है, उसके पीछे की सोच और समझ भी उतनी ही ज़रूरी है। बहुत वाजिब पॉइंट है। टूल की ताकत का सही इस्तेमाल करने के लिए समझदारी भी जरूरी है। इस पर जरूर गौर करना चाहिए।